अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंग्लिश एसे की टेक्निक्स और स्किल्स जो है ना सीखेंगे। सीएसएस और पीएमएस में इंग्लिश एसे एक पूछा जाता है, 8-10 टॉपिक्स दिए जाते हैं, उनमें से एक अटेम्प्ट करना होता है। जबकि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी इंडिया में 2 एसेस जो है ना वो डिमांड करता है। अब ये देखें कि स्टूडेंट्स ने दूसरे पेपर्स में 6-7 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो उनमें मूड जो है ना उनके चेंज हो सकते हैं, वो डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, तो वहाँ लिखा जा सकता है। यहाँ पे एक ही टॉपिक के ऊपर 3 घंटे मुसलसल लिखना है। और मेजर जो रीज़न होती है स्टूडेंट्स के फेल होने की, वो यही है कि उन्हें एसेज लिखना नहीं आते। अब ये देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग एक जो है ना बात है कि 2010-12 तक, 2014 तक सीएसएस में और पीएमएस में ज़्यादातर जो टॉपिक्स पूछे जाते होते थे वो टिपिकल जो क्राइसिस रिलेटेड जो है ना टॉपिक्स होते थे, और 1 से 2 या 3 टॉपिक्स जो है ना वो आर्गुमेंटेटिव और एनालिटिकल पूछे जाते थे या लिटरेरी टॉपिक्स पूछे जाते थे। लेकिन अब जैसे ही सिलेबस चेंज हुए हैं 2016 के बाद, तब से उसने आर्गुमेंटेटिव जो टॉपिक्स है ना उनका स्कोप बढ़ा दिया है। अब वो लिटरेरी टॉपिक्स ज्यादा पूछ रहा है, आर्गुमेंटेटिव टॉपिक्स पूछ रहा है, यानी वो आपसे एनालिसिस करवाना चाह रहा है। उसे अगर वो किसी क्राइसिस से रिलेटेड भी टॉपिक पूछेगा, तो उसके साथ भी साथ आर्गुमेंट और जो एनालिटिकल जो है ना वो एक एंगल लिंक कर देगा। यानी मैं पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि वुमेन राइट्स के ऊपर इतने सारे टॉपिक्स आए हैं, गवर्नेंस को अगर हम देखते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स आए हैं, अगर हम मीडिया को देखते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स आए हैं, एजुकेशन है तो उसके ऊपर, तो मल्टीपल एंगल से पूछता है। तो फिर इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें एसे की जो ओवरऑल साइंस है वो समझ में आए। तो एसे की साइंस को समझने के लिए आप ये देखें कि वो जो पेपर में देता है ना स्टेटमेंट, वो सिर्फ ये नहीं कह देता कि राइट एन एसे। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है मेक एन आउटलाइन। आउटलाइन बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है। बाजू का स्टूडेंट्स आउटलाइन नहीं बनाते या उन्हें आउटलाइन बनानी नहीं आती, तो आउटलाइन पहले नंबर पे आपने बनानी है एसे में। कॉम्प्रिहेंसिव होगी वो आउटलाइन, अच्छी बनी हुई हो तो एग्जाम आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आगे वो क्या कह रहा है उसी स्टेटमेंट के ऊपर, यानी हर पेपर के ऊपर ये लिखा हुआ होता है सीएसएस के इंग्लिश एसे के पेपर में, मेक एन आउटलाइन, write a comprehensive essay on any of the given topics. Make sure you use different forms of discourse, argumentation, exposition, narration, description. Credit will be given for organization, clarity and relevance. यानी आपको इतनी सारी वो टर्म्स पहले दे रहा है कि आपने जो टॉपिक लिखना है वो कॉम्प्रिहेंसिव हो, मतलब है कि वो तमाम जो एस्पेक्ट्स को कवर कर रहा हो, कंप्लीट हो, डिटेल्ड हो, एक ही गिवन टॉपिक के ऊपर हो। फिर वो साथ में आपको कह रहा है कि आपने जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्स यूज करनी है, मतलब है कि डिफरेंट टेक्निक्स जो है ना यूज करनी है, वो भी वो बता रहा है आपको कि आपने आर्गुमेंटेशन करनी है, कि आपके आर्गुमेंट्स जो है ना डेवलप होंगे। अमूमन क्या होता है कि स्टूडेंट का आर्गुमेंट ही जो है ना वो डेवलप नहीं होता, उसने आर्गुमेंट पुट अप ही नहीं किया हुआ, उसने एनालिसिस ही नहीं किया हुआ, उसने पेट कैसे भरा है, उसने स्टोरीज के साथ पेट भरा है, रिपोर्ट्स के साथ पेट भरा है उस ऐसे का। यानी वो बता रहा है जी यूनिसेफ ने क्या कहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने क्या कहा, वो बता रहा है जी स्टेट बैंक की रिपोर्ट क्या कह रही है। वो इन रिपोर्ट्स के जो है ना उसके चक्कर में रह जाता है, आर्गुमेंट डेवलप नहीं किया, वो इन रिपोर्ट्स को जो है ना वो अपने सब्सटेंशिएट करने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि एक बहुत ही बुरी चीज है। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें अगर आप एक भी फैक्ट जो है ना अगर उसमें पोस्ट नहीं ना करेंगे तो आप आराम से पास हो सकते हैं। यानी आपकी जो आर्गुमेंटेशन है वो स्ट्रांग हो, जो सीक्वेंस है, जो लॉजिकल ऑर्डर है टॉपिक का वो मेंटेन किया हुआ हो, अच्छा इंट्रोडक्शन हो, अच्छी आउटलाइन हो, आप आराम से पास हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, आर्गुमेंटेशन के ऊपर जो है ना फोकस करना है। फिर नेक्स्ट क्या है, एक्सपोजिशन, कि आपने तमाम एंगल्स को एक्सपोज करना है। यानी समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको किसी एक टॉपिक के ऊपर जो वो आर्गुमेंटेटिव स्टेटमेंट है या लिटरेरी स्टेटमेंट है, आप उससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन, कि औरत का नाम कमजोरी है, आप डिसएग्री भी कर सकते हैं। आप इंट्रोडक्शन के अंदर जो है ना ये आर्गुमेंट देंगे और इसी तरीके से जो दोनों साइड्स बनेगी,
उन दोनों को आप एक्सपोज करेंगे। यानी मीडिया है, अगर वो कह रहा है ना कि मीडिया नेशनल डेवलपमेंट में रोल प्ले कर रहा है, उसने ये कहा, तो आप उस चीज को जस्टिफाई कर दें मुकम्मल। उसके बाद फिर आप यानी 8-10 पैराग्राफ्स में, उसके बाद फिर आप ये भी बताएंगे कि ये डबल एज्ड वेपन है, ये एक वो सोर्ड है जो पाकिस्तान की या किसी भी मुल्क की तरक्की को नुकसान भी पहुंचाती है, सेंसेशनलिज्म के जरिए, एग्जैजरेशन के जरिए, हाइप क्रिएशन के जरिए। तो मतलब है कि आपने एक्सपोज करना है हर एंगल को और लॉजिकल ऑर्डर में, यानी जो सीक्वेंस बनती है। सबसे पहले टॉपिक की स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना होता है, जो पहली जो आपकी डोमेन बननी है उस डोमेन को आपने जो है ना स्ट्रॉन्ग रखना होता है। उसके बाद फिर आप जो सेकेंडरी जो एंगल्स होते हैं ना उनको भी आपने एक्सपोज करना है। फिर उसके बाद वो कहता है जी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन बेसिकली क्या है कि आप डिस्क्राइब करें कि वो चीज़ बेसिकली है क्या और कैसी है, यानी वो टॉपिक के हवाले से। आपका नैरेटिव स्टाइल होगा। नैरेटिव स्टाइल क्या होता है, जैसे कहानी सुनाई जाती है, यानी जैसे हम बचपन में वो कहानियां सुनते होते थे कि जी एक जो है ना वो बादशाह था, उस बादशाह की जो है ना औलाद नहीं थी, फिर ऐसा हुआ कि उसने जो है ना वो दुआ करवाई किसी बुजुर्ग से, तो उसे एक बेटी हुई, चांद से बेटी। अब वो जवान हुई तो उसे कोई देव उठा के ले गया, उसने ऐलान करवाया कि कोई जो भी इसे छुड़वा के लाएगा उस देव से, ये जो है ना उसकी शादी में उसके साथ कर दूंगा। बहुत सारे शहजादे जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, उनमें से एक कामयाब हो जाता है और वो उसे शहजादी को छुड़ा के ले आता है और बादशाह जो है ना वो उसकी शादी अपनी बेटी के साथ कर देता है और मुल्क उनके स्पोर्ट कर देता है। यानी ये कहानी स्टाइल है। अब यही कहानी आपने हर जगह पे पुट अप करनी होती है वो पूरे ऐसे के अंदर, यानी इसी तरीके से कि जी एक ये वजह हो सकती है, एक ये वजह हो सकती है, इस वजह से ये होता है। ये सारी कहानियां आपने ऐसे के अंदर ना डेवलप करना होती है। फिर वो क्या कह रहा है कि क्रेडिट किस चीज को मिलना है, ऑर्गेनाइजेशन को, कि आपका टॉपिक ऑर्गेनाइज्ड होगा, स्कैटर्ड थॉट्स नहीं होंगे, उनके स्ट्रक्चरल लिंक्स भी पूरे होंगे, उनके थीमेटिक लिंक्स भी पूरे होंगे। एक ऑर्गेनाइज्ड जो है ना वो यानी वेल ऑर्गेनाइज्ड टॉपिक ही पास होना है। फिर उसके बाद सेकंड जो चीज आ जाती है कि क्रेडिट किस चीज को मिलना है, वो है क्लैरिटी को, कि वो टॉपिक क्लियर होगा, उस टॉपिक के अंदर वेग चीजें नहीं होगी, एम्बिग्विटीज नहीं होगी। यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक टॉपिक है वो मीडिया के ऊपर, जैसे उसने अगर टॉपिक पूछा है, उसने कहा जी मीडिया नेशनल प्रोग्रेस में रोल प्ले कर सकता है, तो आपने लिखना शुरू कर दिया जी व्हाट इज मीडिया, टाइप्स ऑफ मीडिया। तो ये क्लैरिटी नहीं है, यानी आपको पता ही नहीं था कि टॉपिक स्टेटमेंट आपसे पूछ क्या रही है। फिर नेक्स्ट वो कह रहा है कि आप रेलेवेंट लिखेंगे, यानी क्रेडिट किस चीज को मिलेगा, रेलेवेंस को, कि इररेलेवेंट चीजें नहीं, ये जो बातें हैं व्हाट इज मीडिया, टाइप्स ऑफ मीडिया, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, ये प्रिंट मीडिया है, ये इररेलेवेंट चीजें हैं, इनका टॉपिक के साथ कोई वास्ता नहीं है। आप डायरेक्ट टॉपिक पे जाएं और टॉपिक को फिर एक्सपेंड कैसे करना है, ये एक आर्ट है, ये स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए। और मेरी टीचर से भी रिक्वेस्ट होगी जो पढ़ाते हैं कि वो भी ये आर्ट जो है ना स्टूडेंट्स को सिखाएं, कि वो इन आर्गुमेंटेटिव टॉपिक्स को जो है ना वो डेवलप करना सीखें, उनका लॉजिकल ऑर्डर जो है ना मेंटेन करना सीखें। तो फिर इम्पोर्टेंट क्या है कि आप टॉपिक की स्टेटमेंट को जब एक्सपैंड करने लगेंगे, उससे तब आउटलाइन बनती चली जाएगी। कैसे करेंगे, जब आप उस स्टेटमेंट के ऊपर सवाल उठाएंगे। वो सवाल क्या है, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हु, हाउ, के मसला क्या है, मसला क्यों है, मसला कब से है, कौन कर रहा है, ये ठीक कैसे हो सकता है मसला। यानी ये सिर्फ मसला ही नहीं है, यानी कोई भी टॉपिक लिटरेचर के हवाले से आ जाए या कोई भी डोमेन, चाहे वो सोशल डोमेन हो, पॉलिटिकल डोमेन हो, इकोनॉमिक डोमेन हो, हर डोमेन के ऊपर कोई ना कोई टॉपिक जो देगा ना, आपने उसको एक्सपैंड करना इन्हीं सवालों के जरिए। फॉर एग्जांपल उसने ऐसे दिया है, इज कॉलोनियल मेंटालिटी इम्पीडिंग पाकिस्तान प्रोग्रेस, ये 2016 या 2017 के सीएसएस में आया था, कि क्या जो कॉलोनियल मेंटालिटी है, कॉलोनियल लेगेसी है, वो पाकिस्तान की तरक्की रोक रही है। अब आप इसके ऊपर जब सवाल उठाएंगे कि कॉलोनियल लेगेसी क्या है, कॉलोनियल मेंटालिटी क्या है, तो आपकी पहली डोमेन बन जाएगी जिस चीज को जस्टिफाई करने की। आप बताएंगे कि जी ये बेसिकली है कंटिन्यूएशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज इन पाकिस्तान और इंडिया। यानी ये जो कॉलोनियल लेगेसीज आपके यहाँ पे प्रीवेल कर रही है, जिसमें इंग्लिश इंपीरियलिज्म है, जिसमें फ्यूडल कल्चर जो है ना वो एग्जिस्ट कर रहा है, जिसमें नॉन इंक्लूसिवनेस ऑफ
पब्लिक है इन पॉलिसी मेकिंग, जिसमें ब्यूरोक्रेटिक जो है ना वो आ जाता है कि रोल वो एलीट क्लास को प्रोटेक्ट कर रहा है, यूज ऑफ फोर्स है, डाइसेंटिंग वॉइसेस को जो है ना वो डिस्करेज करना है, ये सारी की सारी चीजें जो है ना स्टीरियोटाइप जो है ना वो आपको एजुकेशन सिस्टम देना है जो यूनिफॉर्म नहीं है। तो आप जब ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, फिर आपने उसी स्टेटमेंट के अंदर ही मौजूद है कि ये क्या करती हैं कॉलोनियल लेगेसीज, इम्पीड कर देती हैं, स्टॉप कर देती हैं मुल्क की तरक्की को। तो इसका मतलब है इम्पैक्ट क्या आ गया उन कॉलोनियल लेगेसीज का, ये सेकंड आपकी डोमेन बन गई। इसके अंदर आपने बता देना है कि जी अंडर डेवलपमेंट है, फिर उसके साथ आप बताएंगे कि जी करप्शन जो है ना बढ़ती चली जा रही है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, जो क्राइम रेट है वो बढ़ जाता है, जो जस्टिस है वो जो है ना वो प्रिवेल नहीं करता। फिर आप कॉलोनियल लेगेसीज को जो है ना वो पाकिस्तान से रिमूव करने के लिए, उनसे ओवरकम करने के लिए आप जो है ना वो अपनी रिकमेंडेशन देंगे। तो ये आपकी टॉपिक की डेवलपमेंट इस तरीके से होती चली जाती है। मसलन वो आपको टॉपिक दे रहा है, वो कहता है इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। अब इस तरह के टॉपिक स्टूडेंट्स नहीं करते। मेरा एक स्टूडेंट है, उसने यही टॉपिक जो है ना वो पीएमएस में डील किया, ही गॉट 82, यानी ये ओवरऑल पाकिस्तान जो है ना ये 82 नंबर ना सीएसएस में आए होंगे ना पीएमएस में आए होंगे, आए भी होंगे तो एक्सेप्शनल केसेस में। क्यों? यानी ये इफ विंटर कम्स ये कोई ना लिटरेरी टॉपिक है और ना ही ये कोई इन्वायरमेंटल टॉपिक है कि वो विंटर और स्प्रिंग के हवाले से पूछ रहा है। वो पूछ क्या रहा है इसमें, ये आर्गुमेंटेशन आपको जो है ना वो आनी चाहिए। और इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वन बाय वन हर टॉपिक को आर्गुमेंटेटिव अंदाज में, लॉजिकल ऑर्डर में आपको मैं डेवलप करना सिखाऊंगा। एक एक टॉपिक के हम इंशाल्लाह आउटलाइन डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के हवाले से, ग्रामर के हवाले से, सीएसएस और पीएमएस के लेवल के ग्रामर के हवाले से, वो भी इंशाल्लाह हम यहाँ पे वीडियोस जो है ना वो अपलोड करेंगे। और लेक्चर्स के नंबर्स होंगे सीक्वेंस वाइज जो है ना वो आप लोग फिर इसे कर सकते हैं। अब ये देखें कि विंटर बेसिकली सिंबलाइज किस चीज को कर रहा है। सर्दी आती है तो उस सर्दी के दौरान फिर ये होता है कि आप लोग अपने घरों तक महदूद हो जाते हैं, यानी आप इनएक्टिव हो जाते हैं, फ्रोजन फ्रीज कर जाती हैं आपकी जो है ना वो एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज है या कोई भी। आप ये देखें कि डेथ जो है ना उस रेट बढ़ जाता है। यानी अभी यूरोप को देख लें आप या अमेरिका को देख लें, जैसे ही विंटर आता है तो उस विंटर के साथ ही डेथ रेट बढ़ जाता है। जैसे हम लोकल लोग हैं तो हम लोकल लोग ये देखते हैं कि किसी के घर में कोई बुजुर्ग है तो कहते हैं जी अगर ये सर्दियां निकाल गया ना तो ये फिर गर्मियों में नहीं मरेगा। यानी एक नॉर्मल सी बात जो है ना वो मुआशरे में हमारे की जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विंटर जो है वो सिंबलाइज कर रहा है इनएक्टिविटी को, फ्रोजन एटीट्यूड्स को, आपके जो है ना वो डेथ को, डिस्ट्रक्शन को, डेसोलेशन को, डिसोल्यूशन को, मतलब क्या है ओवरऑल क्राइसिस। तो अब इस स्टेटमेंट क्या कह रही है फिर कि अगर आपके ऊपर क्राइसिस आ जाए यानी विंटर आ जाए तो फिर आप क्या करें, कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। अब आपकी एक डोमेन बन जाएगी साइंस ऑफ विंटर यानी एट नेशनल लेवल, एंड एट सेकंड डोमेन बन जाएगी एट इंटरनेशनल लेवल। जो जो क्राइसिस लिस्ट मौजूद होगी, जो साइंस ऑफ विंटर है, उन्हें आप हर साइन को जो है उसके साथ लिंक करते चले जाएंगे टॉपिक स्टेटमेंट के साथ। फिर है कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, टॉपिक स्टेटमेंट के ऊपर ही सवाल उठाया, अगली डोमेन बन गई कि स्प्रिंग जो है फिर यानी बहार जिसे आप कहते हैं एनर्जी देती है, लाइफ देती है। तो फिर क्या होगा कि आप उस लाइफ के लिए, उस एनर्जी के लिए रिकमेंडेशंस देंगे कि क्या स्प्रिंग जो है ना वो बहुत दूर होगा, यकीनी तौर पर नहीं। आप एफर्ट्स करेंगे, क्या स्प्रिंग का वेट करेंगे या नेचुरली उसने आना ही आना है, विंटर के बाद स्प्रिंग ने आना ही आना है, लेकिन आप उसके लिए एफर्ट्स करेंगे। मतलब है कि आप रिकमेंडेशंस देंगे उन्हीं क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए। तो टॉपिक स्टेटमेंट्स जो भी हो वो उसकी डोमेन्स यही बनती हैं, सोशो कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, आइडियोलॉजिकल एंड रिलीजियस। तो हम इंशाल्लाह हर टॉपिक को जो है ना इसी तरीके से करते रहेंगे। और मैं अब जो नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा वो फिर मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग खुद भी देखें और अपने दोस्तों को भी जो है ना रिकमेंड करें, सारे लोग जो है ना इस चीज़ को देखें। जो भी आप रिकमेंडेशन देना चाहें, जो प्रपोजल्स हो आपकी, जो भी चीज़ें आप मुझे मज़ीद डिस्कस करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, इंशाल्लाह मैं वो सारी चीज़ें करता रहूँगा। टिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफ़िज़।